बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा आज मछली पालन के काम से जुड़ा हुआ है और हमारी सरकार भी मछली पालन को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हमारे किसानों की आमदनी को भी बढ़ाया जा सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कृत्रिम चट्टान परियोजना की भी शुरुआत की गई। कृत्रिम चट्टान परियोजना यानी कि आर्टिफिशियल रीफ क्या है, इससे किसानों को किस तरीके से टिकाऊ मछली पालन करने में मदद मिलेगी, इसको ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जो के किजाकुरन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो कृत्रिम चट्टान परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी आज आपसे हम कार्यक्रम में हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। सरकार मछली पालन क्षेत्र में समग्र रूप से बदलाव लाने और देश में नीली क्रांति के जरिए आर्थिक उत्थान और समृद्धि लाने के लिए हमेशा अग्रसर रही है। इसी क्रम में सरकार अब कृत्रिम चट्टान परियोजना के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने केरल के विझिंजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद मछली भंडार को बढ़ाकर स्थानीय मछली पालक समुदाय की आय को दोगुना करना है। बता दें कि कृत्रिम चट्टानें एक तरह का इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है, जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास और सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और आवास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। दरअसल कृत्रिम चट्टानों को बनाने से कई फायदे होते हैं। ये चट्टानें मूंगे, शैवाल और प्लवक जैसे समुद्री जीवन को जुड़ने और बढ़ने के लिए एक कठोर सतह प्रदान करती हैं। कृत्रिम चट्टानें सजावटी मछली पालन, स्नॉर्कलिंग, इको पर्यटन, गोताखोरी और टकराव को कम करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनाने में मदद करती है। कृत्रिम चट्टान संरचनाएं निकट तटीय क्षेत्रों में नीचे की ओर मछली पकड़ने को नियंत्रित करती हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और छोटे मछुआरों को अधिक मछली पकड़ने में मदद मिलती है। मछली पालन में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने 126 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम चट्टान इकाइयों को मंजूरी भी दी थी। बता दें कि इस बार के बजट भाषण में भी मछली पालन को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई। बजट भाषण में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देने, नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन, 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू करने की बात कही गई। दरअसल सरकार का लक्ष्य मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है।
मछली पालन के क्षेत्र में सरकार के इन तमाम प्रयासों से न सिर्फ इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो अभी आपने देखी हमारी एक विशेष रिपोर्ट कृत्रिम चट्टान यानी कि आर्टिफिशियल रीफ से संबंधित, और इसी के संबंध में आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जो, सबसे पहले आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल रीफ यानी कि कृत्रिम चट्टान, जिस पर अभी हमने ये खास रिपोर्ट भी देखी, ये क्या है, इसको सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है? देखिए, समुंदर में 1 से लेकर 50 मीटर तक की जो डेप्थ में ऊंडाई तक की जो समुंदर है, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा फिश प्रोडक्शन वाला जोन है, और वहाँ की जो तट की क्षमता एक्चुअली फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। तो वो नीचे का सतह को थोड़ा शोषण होने की वजह से मच्छी का उत्पादन में घटन ये हुआ है, शोषण हुआ है। उसको आगे बढ़ावा देने के लिए हम कृत्रिम रूप से जो भाट है या पत्थर है, चट्टान बनाते हैं, वो उसको उधर सजाया जाता है। वो 2 या 3 महीने के अंदर उसमें प्लवक वगैरह आने से जो प्राकृतिक रूप से जो चट्टान है उसके समान काम करने लग जाता है, और वहाँ पे मच्छी का घेराव बन जाता है, इकट्ठा बन जाते हैं, और मच्छी मारी वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम चट्टान समुद्र के सतह पे सजाए हुए एक आवास केंद्र बन जाता है मच्छियों को इकट्ठा करके मच्छी मारी का प्रगति के लिए। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, ये जो चट्टानें हैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, तो हम भी ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये चट्टानें जो हैं वो किस चीज़ से बनाई जाती हैं और ये कितनी टिकाऊ होती हैं? ज़्यादातर हम जो हमारी मट्टी से बना हुआ ये जो ब्लू मेटल है या फिर रेती है और थोड़ा सा सीमेंट है, और इसमें रीइंफोर्समेंट के लिए हम स्टील यूज़ किया जाता है ताकि इसका लाइफ 15 से 20 साल तक टिके। और ये कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। वर्ल्ड ओवर ये यूएन ने अप्रूव किया हुआ एक मटेरियल है, और इसका सीमेंट ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रल रहता है और समुद्र के पानी में कोई रिएक्शंस ना हो। तो जो वजन है, डेंसिटी है, ताकि वो समुद्र के तल पे बॉटम पे रहेगा और डिस्टर्ब ना होगा। 15-20 साल तक ये अपना एफिशिएंसी दिखाता है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो इस वक्त है हम कृत्रिम चट्टान के संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं डॉक्टर जो से। और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम लगातार रिपोर्ट में भी देख रहे हैं और कि कितनी सुंदर संरचनाएं जो हैं उसके अंदर बनी हुई हैं, तो कौन कौन सी संरचनाएं जो हैं वो इसके तहत बनाई जाती हैं जिससे कि मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके? हमारी संस्था जो केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था CMFRI, इस पर काफ़ी संशोधन किए हैं। 1980 से लेकर अभी तक हम इसके ऊपर संशोधन करते आ रहे हैं। 3 पीढ़ियाँ की डिज़ाइंस इसमें बन चुका है और एक का तो पेटेंट भी हो चुका है। तो इसमें 3 तरह का मॉड्यूल्स हम बनाते हैं। एक जो है त्रिकोणीय आकार में पिरामिड शेप का बोलते हैं, घर जैसा ही रहता है। दूसरा जो है ग्रुपर पाइप मॉड्यूल जो बोलते हैं, वो जो पाइप के आकार में रहता है। तीसरा जो है फ्लावर है, जो वेल्डरिंग बोलते हैं, जिसमें छोटे चिंगट बहारे वगैरह स्पीशीज़ को हम संग्रह करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसा 3 प्रकार का डिज़ाइन मॉड्यूल्स हमने एक साथ अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रेती के हिसाब से, अलग अलग मट्टी के हिसाब से इसकी संख्या में बढ़ोतरी, प्रोपोर्शन में थोड़ा फेरफार करते हैं, मगर डिज़ाइंस तो ये 3 ही यूज़ किया जाता है। और ये 3 डिज़ाइन अलग अलग प्रोपोर्शंस में, अलग अलग हैबिटेट में लगाया जाता है। बिल्कुल। अगर आपसे ये जानना चाहें कि समुद्र के अंदर जब ये चट्टानें डाली जाती हैं तो कितने दूरी पे जो है वो लगाया जाता है, कितनी दूरी पे इन्हें स्थित किया जाता है? जी, सही बात। अभी हर राज्य को एक MFRA है, मरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट है। ये एक्ट मुताबिक हर राज्य का एक सीमा है जिसमें परंपरागत मच्छी मार जो जा सकता है और अपना जाल बिछा सकते हैं, और आगे वाला जो मैकेनाइज्ड फिशिंग बड़े बड़े वाहनों है वो अंदर आना मना है एक्चुअली। तो ये जो MFRA के सीमा के अंदर और करीबन 12 मीटर से आगे, ऊंडाई के आगे से हम इसका डिसाइड करते हैं जहाँ पे मच्छी मार अपने आप से कम मच्छी मारी करते हैं। तो ये लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बोलते हैं कि किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ऐसा एक ज़मीन हम निकालते हैं जो हमारे संशोधन में भी बताता है कि एक ज़ीरो ग्राउंड है, वहाँ पे मच्छी मारी कम होता है। ऐसा एक ज़मीन को हम
रीफ बनाने में यूज़ करते हैं ताकि उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। दूसरी बात है कि कोई भी जाल उसमें फंसे नहीं, और 12 मीटर से लेकर 35 मीटर तक की ऊंचाई तक हम जाते हैं। और इसका सीमा क्या है, मरीन फिशरीज़ एक्ट के मुताबिक जो भी राज्य को सीमा दिया है उसी के अंदर रखते हैं। तो ये MFRA के अंदर रहता है। और जो डेप्थ है, सूर्य का जो लाइट जाता है वो पेनिट्रेशन जितना मैक्सिमम जा सकता है उसके मुताबिक हम लगाते हैं। और ऐसा ग्राउंड है कि ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड, लेकिन ज़ीरो फिश भी होता है। ऐसा ग्राउंड को हम 3 महीने में हीरो ग्राउंड बनाते हैं। बिल्कुल। तो अपने आज के विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है कृत्रिम चट्टान और उसमें किया जाने वाला मछली पालन। तो कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत डॉक्टर जो क्यों की गई, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है आज के समय में? जी, एक वस्तु है कि हमने ऐसे सोचा था कि मच्छीमारी को बढ़ावा देते कि जाल संख्या में या बोट की संख्या में या फिर जाल के कण में, ऐसे हमने बढ़ावा देते गए थे। सोचा था कि समुद्र में उत्पादन और उसकी मच्छी का क्षमता बढ़ती जाएगी या फिर हमें और बढ़ने का शक्यता है इसमें। लेकिन हमें मालूम भी होता है कि कुछ वर्ग का शोषण होता है, या फिर ये जो जाल है या फिर अलग अलग प्रक्रिया से क्लाइमेट चेंज है या फिर हमारी जो पानी का तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी किनारे वाले जो प्रोडक्टिविटी है उसमें शोषण हो रहा है। कुछ जातियों जो बड़ा होना था वो बड़ा नहीं बन पा रहा है, और कुछ जातियों टेम्परेचर की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे जगह में मच्छी का आवास केंद्र बनाना है, जो कि अलग राज्यों में, जापान वगैरह देशों में 100 साल पुराना एक हिस्ट्री है उनका, ये साइंस आगे बढ़ चुका है। तो हमारे देश भी अभी पीछे नहीं हटना चाहते हैं कि हम भी हमारे समुद्र किनारे वाले समुद्र में मच्छी का बढ़ावा करने के लिए, मच्छी का प्रगति के लिए, और हर जो भी जात कम हो गया है उसको भी आगे लाने की कोशिश में ये कृत्रिम चट्टान या फिर बांटे लगा के उनका आकर्षण करते हैं, उनका शेल्टर देते हैं ताकि उनका संख्या बढ़े, बायोडाइवर्सिटी बढ़े और लाइवलीहुड जो मच्छीमार का जो आवक है, दिनचौर जो उनका इनकम है वो भी बढ़े। तो ये इस प्रकार से ये पद्धति को ध्यान दिया था। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड डिज़ाइन आ चुका है, प्रोटोकॉल भी आ चुका है, और सरकार उसे मदद दे रही है कि ये हर राज्य में उसको डिप्लॉय किया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी तक कितने राज्यों के अंदर जो है इन चट्टानों को लगाया जा चुका है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? हमारी संस्था की संशोधन से तो हम केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात के राज्यों में काफ़ी सालों से, करीब 30 साल से हम करते आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें तमिलनाडु सरकार से भी इसके ऊपर सपोर्ट मिला है। 15 साल से हम तमिलनाडु सरकार के लिए करीबन 150 जगह पे, गांव पे हमने लगा चुके हैं। इसके अलावा आंध्रा और केरला में भी ये प्रोग्राम चल रही थी। लेकिन और आगे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CSR स्कीम के मुताबिक PMMSY में हम इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। हर कोस्टल राज्य में और इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका डिप्लॉयमेंट का काम अभी जारी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे किसानों, पशुपालकों की आय को ध्यान में रखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे मछली पालक हैं उनकी आय को भी बढ़ाना होगा, और उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये तमाम परियोजनाएं जो है वो सरकार द्वारा आगे लाई जा रही है। डॉक्टर जो, इसमें आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि जब हम ये चट्टाने बनाते हैं, जब हम ये कृत्रिम चट्टाने बनाते हैं, तो उसके अंदर किस तरीके की मछलियाँ जो हैं उनका पालन किया जा सकता है? इसमें हर तरह से जो किनारे में जो भी मच्छी बचता है, ज़्यादातर 90% मच्छियाँ हमारे कृत्रिम बांट में आ जाते हैं। ये कुछ तो उधर परमानेंट वासी बन जाते हैं, कुछ तो उधर अंडा डालने के लिए आ जाते हैं, कुछ बच्चे आ जाते हैं उधर रुकने के लिए नर्सरी की तरह, कुछ मच्छी उधर दूसरा खुराक, दूसरा भोजन के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हर जात का मच्छियाँ वहाँ पे एक कम्युनिटी लाइफ में इकोसिस्टम बनने के बाद एक वातावरण ऐसा बन जाता है कि वहाँ एक छोटा सा गांव जैसा बन जाता है मच्छियों का। तो हमारे किनारे वाले जो भी वो प्रदेश का, वो प्रांत का मच्छियों हो, उसका 90% मच्छियों वहाँ का मिलना मुमकिन हो जाता है। कुछ तो वहाँ परमानेंट रेजिडेंट्स बन जाते हैं। तो ऐसे वैरायटीज़ हैं जहाँ से हम नीचे से लेकर ऊपर तक की जो वैरायटी बता सकते हैं। नीचे जो है गोट फिश है, ग्रुपर है, छोटे मच्छियाँ हैं, इसको लेके ब्रीम्स है, उसके बाद परचेस है, स्नैपर है, ग्रुपर है, उसके ऊपर जाएंगे तो कैरांगिड से ट्रेवालीज बोलते हैं, उसके ऊपर और जाएंगे तो बाराकुड़ा आता है, सीरफिश आता है, शार्क्स आता है, चूना आता है। तो हर लेवल पे पानी का जो कॉलम की हाइट है उस मुताबिक अपना अपना इकोसिस्टम के मुताबिक हर मच्छी का वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहता है। और ज़्यादा तो बाट के ऊपर जो हमारी जो ऑर्नामेंटल जो बोलते हैं वर्ण मछलियाँ का भी
उत्पादन बहुत संख्या में हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हमारे कई मछली पालक आज के समय में ऑर्नामेंटल फिशेस का भी जो है वो पालन करते हैं, जिनका अच्छा खासा दाम भी जो है उनको बाजार में मिल जाता है। तो क्या ऑर्नामेंटल फिशेस का भी पालन इसके अंदर किया जा सकता है, और वो कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिनको पाल सकते हैं? हर तरह का जो भी समुद्रीय ऑर्नामेंटल वर्ण मछलियाँ जो हमें लक्षद्वीप और अंडमान में पाया जाता है, उससे ज़्यादातर 60% हमने हमारे किनारे पे भी देख चुके हैं। वो हमारा पत्थरों पर, ये बाट के ऊपर सेट हो जाता है और अपने आप उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये वर्ण फिशेस जो थे उससे भी ज़्यादा संख्या में हमारे बाटों में आ चुका है और आ रहा है और उसका वास हो रहा है। टूरिज्म को किस तरीके से इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है? जैसे कि हम देखते हैं छुट्टियां मनाने लोग जब समुद्र तट के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी समुद्री एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती है, स्नॉर्कलिंग की जाती है, स्कूबा डाइविंग की जाती है। तो ये टूरिज्म को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा देखो, इसमें मेरा मानना यह है कि जो किनारे में रहने वाले मच्छीमार जितने भी हैं, हर मच्छीमार को इस तरफ से मच्छी ही मारना है या फिर मच्छी से ही संबंधित एक व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ये ज़रूरी नहीं बनता है कि अगर हम लोग मान लो कोई और व्यवस्था समुद्र के किनारे पे बना देते हैं कि हमारे एक कृत्रिम बांट है जहाँ पे अच्छे मच्छी को देख सकते हैं, वर्ण मच्छी को दिखा सकते हैं, बोटिंग हो सकता है, टूरिस्ट को लेके जा सकते हैं, स्नॉर्कलिंग और स्क्यूबा और स्विमिंग में मछुआरे को बच्चे जो हैं उसमें अगर आ सकते हैं तो उनका आवक डाइवर्सिफाई हो जाता है, उनका अलग सा एक प्रोफेशन बन जाता है। और हमारे टूरिस्ट को भी अंडमान और लक्षद्वीप तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जहाँ मान लो चेन्नई है, कोचिन है, जहाँ पे भी जाओ उनको ये जो व्यवस्था बनता है कि हम हमारे समंदर को अपने आप से तरीके से हर ये जीव जंतुओं के साथ समेत, कॉरल्स है, ऑर्नामेंटल फिश है, सबके साथ एक समुद्र में किनारे पे देख सकते हैं। तो ये एक सुविधा, एक्सेसिबिलिटी टू अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम बना सकते हैं ये कृत्रिम चट्टानों से। बिल्कुल। और इसके साथ ही आप थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें ज्ञान दीजिए कि जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें कौन कौन सा सामान जो है वो इन चट्टानों को बनाने में लगता है, जैसे कि आपने बताया सीमेंट लगता है इसके अंदर और इसके अंदर स्टील लगता है, तो क्या ये जो हमारा जल पर्यावरण है उसको किसी तरीके का नुकसान तो नहीं पहुँचता? हमने स्टडी किया है, कोई लीचेज ऐसे स्ट्रक्चर से बनता नहीं है और जो प्राकृतिक मटेरियल से ही बना हुआ है, कोई सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेसाइज किया हुआ मटेरियल हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। जो भी अप्रूव्ड है, मेरीन ग्रेड है, पोर्ट वगैरह हार्बर बनाने का जो मटेरियल है वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी वस्तुएं जो भी पहले बताया गया था, जो पीवीसी है, प्लास्टिक है, एचडीपी है, ऐसे वस्तु कोई इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो भी वर्जिन मटेरियल जो बताते हैं, जो भूमि से निकाला जाता है, उसी से बनाया जाता है। और ये वर्ल्ड ओवर यूएन ने अप्रूव किया हुआ है, FRP रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो डेंसिटी देता है, सरफेस मटेरियल देता है और लीचिंग और केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल ही मिनिमम रहता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम में चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसे संगीतकार जिनकी दुनिया खुद रोशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया संगीत की दुनिया को रोशन। जब दीप जले आना। और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने अपने पिता के नाम से नहीं बल्कि खुद के हुनर और मेहनत से अपना अलग मुकाम बनाया। जी हाँ, संगीतकार रविंद्र जैन जी और गीतकार समीर जी के जीवन से जुड़े खास पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 25 फरवरी सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में, जिसमें आज हम खास तौर से जो है वो बातचीत कर रहे हैं कृत्रिम चट्टान यानी कि आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, और साथ ही मछली पालन से संबंधित भी तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जो के किजाकुरन जी। तो डॉक्टर जो, अब थोड़ा बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। मछली पालन के संबंध में थोड़ी ज़्यादा जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे। किस तरीके से हमारे किसान जो है वो मछली पालन से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुंदर में ज़्यादा टाइम इन लोगों को निकालना पड़ता है कि मच्छी को ढूंढते हुए, अपने जहाज़ को ईंधन चलाते हुए इनको काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ता है। जाके जाल डालें, पता नहीं लगता कि वहाँ मच्छी है या नहीं। लेकिन हमने अगर एक कृत्रिम चट्टान जगह पे लगा दिया, उसका कोऑर्डिनेट्स है, लैट लॉन्ग है, उसको पता ही रहता है, रोज़ उधर आना जाना रहता है, तो उसका जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करने में कम हो जाता है, तो उसका फ्यूल रिड्यूस हो जाता है, कंजम्पशन दिन का। और उसका स्काउटिंग टाइम बोलते हैं, जो फिशिंग टाइम है, उसको ढूंढते हुए समुंदर में घूमना नहीं है, उसको एक ही दिशा में जाना है, वापस आना है। उसका समय लाभ होता है, ईंधन लाभ होता है, इसमें उसका पैसा मुनाफा बनता है। और दूसरा यह है जिस भी लोकेशन पे जाते हैं वहाँ पे उसका गारंटीड है उसका मच्छी मिलना है और क्वालिटी मच्छी मिलता है, तो इसको मार्केटिंग में उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा बनता है, मच्छी मिलता है, उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है, 10 से 15% एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ता है कैचिंग में। जो भी वैरायटी मिलता है उसका रेट बढ़ता है, फ्यूल कॉस्ट कम होता है, स्काउटिंग टाइम कम होता है। इसकी वजह से इसका जो कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं ना, डीजल का कंजम्पशन के हिसाब से, वो भी उधर भी हमें मुनाफा हो रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। और हमारे साइड से तो हम ये देखते हैं कि 30 जाति के मच्छी को पकड़ते हैं, लेकिन 300 जाति के मच्छी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मतलब बायोडिवर्सिटी का भी वहाँ बढ़ावा हो रहा है। तो ये वस्तु मच्छीमार के समेत सहयोगिता के साथ हम एक चट्टान बना रहे हैं, जहाँ पे उनका भी एक हाथ रहता है कि मच्छी का उत्पादन रहे, मच्छी का बढ़ावा रहे, और पूरा समूह, मच्छी का एक दो मच्छी नहीं, पूरा समूह को वो लोग भी सामने लाने का प्रयास रहे। तो ये एक सबसे मिला हुआ एक प्रयास रहता है, ये एक नया अप्रोच है। बिल्कुल। अगर हम बात करें टिकाऊ मछली पालन की, तो टिकाऊ मछली पालन के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि चिन्हित हैं, जिनको हमारे किसान जो है वो चुन सकते हैं और टिकाऊ मछली पालन की ओर आगे बढ़ सकते हैं? टिकाऊ मछलीपन में तो छोटा एक डेफिनेशन दे सकता हूँ, जो कल था वो आज है और कल रहना है। अगर हम ये पॉलिसी को फॉलो करें, मछलीमारी में भी ये इक्वली होता है कि जो कल था, इसमें क्या है, जो जात कल पकड़ते थे वो जात आज भी पकड़ना है और कल भी होना है। जो साइज़ में हम कल पकड़ते थे वो आज भी होना है और कल भी रहना है। और जो भी क्वांटिटी में पकड़ते थे, जिस हिसाब से पकड़ते थे, वो क्वांटिटी कल जो था वही क्वांटिटी आज भी हमें मिलना है, कल भी रहना है। अगर ये तीनों को हम अगर पालें तो ये टिकाऊपन वाली मच्छीमारी है। ये टिकाऊपन वाली मच्छीमारी के लिए हमें हमारी तरफ से भी कुछ दान वरदान समुद्र में देना है। वो एक ही अभी सॉल्यूशन उपाय हमारे पास है, कृत्रिम चट्टान है। बिल्कुल। और अगर हम पर्यावरण की बात करें, जल पर्यावरण की, तो इसके अंदर किस तरीके की बातों को ध्यान में रखा जाता है जब हम ये चट्टानें जो हैं वो बनाते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? और यहाँ जो साफ़ सफाई की भी बहुत एक बात जो है वो सामने आती है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो कई तरीके की जो गंदगी है वो समुद्र के अंदर पाई जाती है, कई तरीके की गंदगी डाल देते हैं, तो इसके संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखो, समुद्र के किनारे जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिव जोन, मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्षमता वाली समुद्र है किनारे वाले समुद्र। और आप सब जानते हैं कि हमारे खेतीबाड़ी की पानी है, हमारे घरवार की पानी है और हमारे प्लास्टिक्स है, सब ये किनारे वाले पानी में ही जाके पड़ रही है। तो ये एक समस्या बढ़ रही है, हर राज्यों में, हर राष्ट्रों में बन रहा है, और हर राष्ट्रों ने अपने अपनी पद्धति बनाई है। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि मछुआरे किनारे वाले पानी बिगाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा सबका एक भागीदारी है कि किनारे वाले पानी को बिगाड़ने वाले हम सब हैं। तो इसको हमारे हर घर से, हमारे हर बाल बच्चों से ये सोचना है कि समुंदर सुथरा रहे, साफ़ सुथरा रहे, मच्छीमारी साफ़ सुथरा रहे, हमारा हवा पानी भी साफ़ सुथरा रहेगा और इकोसिस्टम भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन दैट this immediate waters, because it's the largest ecosystem। पूरे प्लानट में सबसे बड़ा इकोसिस्टम किनारे वाला ओशन सिस्टम है, उसका प्रोटेक्शन करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। अगर लागत की बात करें हम, तो इसमें इन चट्टानों को बनाने में लगभग कितनी लागत आती है, और
अगर हमारे मछली पालक समूह बनाकर अगर इन चट्टानों को खरीदना चाहें या फिर कहें कि अगर उनका अपना कोई तट है वहां पर इनको स्थापित करना चाहें, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, क्या लागत आती है, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? देखो, अभी तो सरकार की तरफ से हम ये योजना बना रहे हैं। इसमें करीबन 30 लाख 35 लाख का खर्च हो रहा है, करीब 200 टन का मटेरियल बना के उतारने में। और ये जो है 10 से 12 15 नाव या 25 नावों तक इसमें काम कर सकते हैं। अगर मान लो मच्छीमार को भी इसमें आगे बढ़ावा करना है तो थोड़ा थोड़ा करके झुंड बना के 5 साल के बाद 10 साल के बाद 100 यूनिट 200 यूनिट डाल सकते हैं, 5 लाख 10 लाख करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल ये सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी इसमें आवक क्या होता है, ये 25 लाख अगर इन लोगों ने इसमें लगाया है, पहले ही साल में 1 करोड़ के ऊपर मच्छीमारी एक ही बांट के ऊपर अच्छी तरह से मैनेज करने से पाया जाता है फिशिंग में। तो इसका आवक तो बढ़ता ही जाएगा। हर साल अगर आपको मान लो 50 लाख से 1 करोड़ का आवक ये बांट से बनता है, कम से कम 5 साल में कितना बन जाता है आप अनुमान कीजिए। तो मच्छी के बारे में, मच्छी का उत्पादन के बारे में कोई संदेह नहीं है। और आगे जाके एक बार मच्छीमार इसमें लग जाते हैं, हमारे पास ऐसे ही गाँव हैं जहाँ पे 1-2 बार हमने दिखाया दिशा, दूसरी बार तो मच्छीमार अपने आप इसको प्रगति की ओर लेके गए हैं। और जब भी प्रदूषण वाली बात आते हैं तो उनका ही बच्चे जो स्क्यूबा में एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे जाके उसके साफ़ सुथराई क्लीनिंग भी करते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमने चेन्नई में देख चुके हैं। कुछ गाँवों में CSR फंड द्वारा भी वो लोग कर रहे हैं, कुछ गाँवों में क्लीनिंग भी वो अपने आप मच्छीमार की तरफ से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक फ़िश प्रोडक्टिव रिजर्व बैंक जैसा बन गया है जहाँ से फ़िश बनता है। तो उनकी जिम्मेदारी बन गया कि हमारे जो समुद्र में उत्पादन वाली वस्तु है उसको साफ़ करके रखें। हर 6 महीने वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं, उन लोगों को लेके आते हैं, खर्च करते हैं, पूरा जो बांट बनाया है उसके ऊपर कुछ भी फंसा हुआ है उसको निकाला जाता है। तो ये पद्धति अपने आप बन जाएगी, क्योंकि ये फिश प्रोडक्शन जोन बन रहा है, ये उनके फायदे के लिए बन रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसमें बात करें निर्यात की, एक्सपोर्ट की, तो क्या ये जो संरचनाएं हैं क्या इनको बाहर विदेशों में भी भेजा जा सकता है? संरचनाएं, अगर किसी का भी हेल्प, अगर किसी सरकार ने हमें हेल्प मांगा है तो हम ज़रूर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाजू के गांव राष्ट्रों में अगर उन लोगों को मदद चाहिए तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम उसका डिज़ाइन बन चुका है और ये ट्रॉपिकल वाटर्स में हमारे डिज़ाइन काफ़ी सक्सेसफुल हैं और हमारे फिशरीज़ में ये लागू हो चुका है। तो ये हम कर सकते हैं जी। बिल्कुल। अगर हम सरकार के संदर्भ में बात करें तो सरकार की ओर से टिकाऊ मछली पालन को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की पद्धतियाँ तो काफ़ी सालों से है। एक तो है मेश साइज़ रेगुलेशन है, जो जाल के कण का साइज़ में रेगुलेट किया गया है। सब मानसून के टाइम में प्रतिबंध है, मच्छी पकड़ने पर प्रतिबंध है, मानसून बैन कहा जाता है। उसके बाद कुछ डिज़ाइनों को फ़र्क मतलब रेगुलेट किया जाता है। कुछ सीज़न में ना यूज़ करने का मनाही है, जैसे कि लाइट मच्छी मारी मनाही है, या फिर फैड वाला स्कीम जो है मनाही। ऐसे कुछ चीज़ों पे सरकार का रेगुलेशंस है, ये पॉलिसी तो पहले से ही है। इसके आगे जब जो परंपरागत मच्छीमार को आगे लाने की जो पद्धति, अगर इस एक्वा पार्क द्वारा और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा ये जो पद्धति बनाई है, ये बहुत ही एक बढ़िया स्कीम है, जिसमें हमारी परंपरागत मच्छीमार जो ज़्यादा संख्या में है मरीन फिशरीज़ में, उनका आवक में बढ़ावा होगा। दूसरा ये है कि हम अपने किनारे वाली मच्छी का उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 पे जो भी हमारा हैबिटेट डेवलपमेंट करना है उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि 1 से 2%, 2 से 3% हम वो एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसमें कंजर्व्ड स्पीशीज़ है, वल्नरेबल स्पीशीज़ है, उसका भी हम संरक्षण दे सकें। बिल्कुल। अगर हम बात करें मत्स्य संपदा योजना की, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें आगे किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है? ये पद्धति को 2022 में मेमोरेंडम बना दिया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, और हर कोस्टल स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ऑर्डर निकाला गया था अंडर PMMSY, और इसके द्वारा हमने NFDB के सपोर्ट से हर राज्य के डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दिया गया, इसके ऊपर कैसे करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद सब स्टेट्स को टेंडरिंग के ऊपर उनका और ये मटेरियल का डिप्लॉयमेंट के बारे में समझाया गया। और अभी ये पिछले 1-2 महीने से हर राज्य में इसका डिप्लॉयमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। लाइक केरला है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु कर रहे हैं, और हर राष्ट्र में जगह जहाँ पे इसका साइज सूटेबल रेडी है वहाँ पे। तो ये साल करीबन 726
साइट का फाइनल हो चुका है और 126 करोड़ का, आई थिंक 126 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार ने CSR स्कीम्स के द्वारा 60% सेंट्रल फंडिंग और 40% स्टेट फंडिंग में अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगले साल और 2000 करीबन साइट्स का कंप्लीशन है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग एरिया, एक एरिया समुद्र में किनारे वाले एरिया में करीबन 4 या 5 लाख मच्छीमार को बेनिफिट पहुंचे, इस प्रकार से ये पद्धति को लगाया गया है। बिल्कुल। अगर हम बात करें अब यहाँ पर मछली पालन की, क्योंकि हम एक काफ़ी अच्छे विषय पर जो है वो आज आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। मछली पालन की अगर बात करें तो हमारे कुछ किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको मछली पालन जब वो शुरू करें तो कौन कौन से ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? एक तो हमारे पास जगह और पानी अच्छा क्वालिटी में होना है। दूसरा जो हमें किस तरह का मच्छी करना है, उसका मार्केटिंग क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसका स्टडी करना है। और हमें ये एक जीवात वस्तु है तो उसके ऊपर एक क्षमता होना है कि भाई इसमें कुछ टाइम स्पेंड करके उसको बराबर सही तरीके से सीख के उसको वो फील्ड में उतरना है कि ये एक लाइव एनिमल है और ये इंडस्ट्री में ये पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसको एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा छोटा रहता है। तो अच्छा बायर है, अच्छा मार्केट है, अच्छा एरिया है, पानी अच्छा है, तो ये पद्धति उसके लिए जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट उसको सपोर्ट दे रहा है उस मुताबिक उसको स्टडी करके उतरना है। बिल्कुल। अगर हम बात करें मछली पालकों के बारे में तो कई हमारे मछली पालक हैं जिनके पास तालाब होता है। अगर कृत्रिम चट्टानों को इसमें जोड़ा जाए तो क्या तालाब में भी कृत्रिम चट्टानों की जो संरचनाएं हैं उन्हें रखा जा सकता है, स्थित किया जा सकता है, या फिर ये समुद्र के लिए ही खास तौर से बनाई? ये खास तौर के जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये समुद्र के लिए बताया जाता है। कुछ ऐसे डीप पानी है जो रिजर्वायर है या फिर ज़्यादा बड़े रिवर्स हैं, वहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिल्टेशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़्यादातर ये कृत्रिम चट्टान की जो स्कीम है वो समुद्र में किया जाता है। और वहाँ पे ये क्योंकि हमारे जो भी नेचुरल प्राकृतिक चट्टानें थी वो वहीं पे थी, वो थोड़ा नुकसान या शोषण हुआ है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अच्छे मछली के बीज की अगर बात करें तो जो हमारे किसान मछली पालन की शुरुआत करते हैं तो अच्छा मछली का बीज जो है वो कहाँ से लाया जा सकता है जिससे कि मछली पालन को जो है वो आगे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके? मैं तो समुद्र की मछली पालन के बारे में बता सकता हूँ कि हमारे पास अभी करीबन 7-8 स्पीशीज़ का टेक्नोलॉजी बन चुका है। विशाखापट्टनम, मंडपम और विजयम ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे 8 मच्छी का स्पीशीज़ का बच्चा नर्सरी में सप्लाई होता है। हमारे सेंटर से, विशाखापट्टनम सेंटर से 3 जात के मच्छी हैं, पंपानो, इंडियन पंपानो, ग्रुपर और स्नैपर, जो बड़े बड़े मच्छी हैं। और मंडपम में कोबिया और पंपानो, और विजयम में भी पंपानो और ब्रीम है, 2 ब्रीम्स का भी वहाँ से सप्लाई मिलता है। तो इस प्रकार से 7-8 वैरायटी ऑफ फिशेस का अभी तक मरीन फिशरीज में सीड का उपलब्धि है। इसके अलावा सीबास और छोटा दूसरा खारा पानी के जो मच्छी का उत्पादन होता है वो सीबा एक संस्था है, वहाँ से भी मिलता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे यहाँ पर, जब हम ये कृत्रिम चट्टानों के आर्टिफिशियल रीफ की जब हम बात कर रहे हैं, जब इनको समुद्र में डाला जाता है तो क्या इसके अंदर क्या मछलियाँ किसी तरीके का उनको कोई परेशानी तो नहीं हो सकती? मतलब मेरा जानने का मतलब ये है कि क्योंकि मछलियों को जो है वो फ्री तैरना जो है वो अच्छा लगता है, और अगर किसी तरीके की संरचना अगर उनके सामने उन्हें दिखती है तो क्या कोई परेशानी उन्हें? फ़िलहाल ऐसा है कि जो भी मच्छी हम देखते हैं, बड़े बड़े मच्छी देखते हैं, उसका जो बच्चा रहता है बहुत ही छोटा रहता है और बहुत ही बारीक है, वेरी स्मॉल। और वो उसका जो पीरियड है 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, वो क्या बोलते हैं बहुत ही फ्रेजाइल रहता है। उस टाइम में उसको एक संरचना का सपोर्ट चाहिए, छाया का सपोर्ट चाहिए, ताकि वो 10-15 दिन वो बिना कोई छेड़फाड़ के वो उधर रह सकता है। ये संरचना होने से ही ऐसे मच्छी का जो क्या बोलते हैं नर्सरी जो है बढ़ सकता है। तो नेचुरल जितना भी हमारे ऐसे ग्राउंड्स था वो शोषण की वजह से ये ऐसे मच्छी का उत्पादन में शोषण हो रहा है। तो ऐसे मच्छी का रुकने का जगह, कुछ मच्छी ऐसा है जो नर और मादा जो मिलता है उनको अपना प्रजनन प्रक्रिया के लिए छाया चाहिए या फिर शैडो चाहिए। ऐसे एरियाज़ भी अभी समुद्र में बहुत कम हो रहा है। और ऐसे खुले आम
रेतीले ज़मीन में मच्छी रहता नहीं है। जब भी आप मच्छी मारते हैं वो या फिर कीचड़ में या फिर छाया वाले एरिया में या पत्थर वाले एरिया में ही ज़्यादा मच्छी उसका उत्पादन होता है। तो ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मच्छी का उत्पादन जो है नीचे के तट का मच्छी से उत्पादन जुड़ा हुआ है, वहाँ से प्रोडक्टिविटी का सोर्स है। बिल्कुल ही रेती वाला ज़मीन होगा तो ज़्यादातर वहाँ पे मच्छी का उत्पादन बहुत कम रहता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने रेत की बात करी, तो किस तरीके की मिट्टी जो है वो होनी चाहिए जब हम इन चट्टानों की स्थापना करें? तो इसलिए हमने बताया कि ज़ीरो ग्राउंड जो पूरा ही रेती है, हम जहाँ पे मच्छी नहीं मिल रहा है पूरा रेती हो, ऐसा ही ज़मीन हम ले रहे हैं ताकि उनका फिशिंग प्रैक्टिसेस से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। लेकिन ये ज़ीरो वाली एरिया को हम हीरो बना रहे हैं। ये रेती थोड़े अंतर के बाद, टाइम के बाद वहाँ पे प्रोडक्टिव जोन बन जाता है और वहाँ पे आप पूरे मच्छी का समूह वहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि दक्षिण भारत के अंदर ये काफ़ी कारगर हो रहा है इस वक्त, और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में आपने इसके अंदर काम किया है। पश्चिम बंगाल में भी जो है वो समुद्र तट मौजूद है, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते भी हैं, और वहाँ पर जो लोगों का खाना है वो ज़्यादातर मच्छी ही है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या ऐसी संरचनाओं को स्थापित किया जा सकता है? क्या वहाँ की मिट्टी इतनी इन संरचनाओं के लिए क्या अच्छी है? कुछ जिलाओं में अच्छी है, हमारी पढ़ाई उधर भी हो चुका है। हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं। जहाँ पे भी इसका संशोधन किया हुआ है उसी एरिया में हम उसको सेट कर रहे हैं। तो हर किनारे वाले समुद्री तट वाले राज्यों में हम कर रहे हैं। जहाँ पे इसका फीजिबल है उसी एरिया में इसको लगाया जाता है। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के विचार विमर्श कार्यक्रम में। तो आज हम यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं कृत्रिम चट्टान यानी कि आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, और साथ ही इसमें टिकाऊ मछली पालन किस तरीके से किया जा सकता है इसको भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद है। तो डॉक्टर जॉब, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हमने इस विषय के संदर्भ में काफ़ी सारी जानकारियाँ आपसे हासिल कर ली। अब इसके अंदर जो अगला पड़ाव है वो क्या होता है? इसमें ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यही चट्टानों में अभी आगे से हमारी संशोधन ये भी होगा कि कौन से जात के मच्छी वहाँ सेट होता है, और बाहर से भी हम अगर उसके बच्चे को लाया जा सकता है और उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। तो जो भी हमें बाहर से मिलता हो सोर्स है मच्छी मार के द्वारा या फिर हमारे हैचरी से द्वारा, अगर उसके ऊपर उसको ट्रांसप्लांट किया जाए या उसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको हम सी रैंचिंग बोलते हैं, कुछ चुने हुए जगह पे हम ये करेंगे जैसे जापान वगैरह देशों में हो रहा है, ताकि कोई भी प्रजाति अगर शोषण हो रहा है वो प्रजाति को हम ज़्यादा बढ़ा सकें, नेचुरली उसका उत्पादन बढ़े, और मच्छीमार के लिए भी और उसका लाइवलीहुड के लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। तो इस प्रकार से ये चट्टान वाली काम और जीवदान, मतलब ये मच्छी का बच्चों को या फिर उसका मल्टीपल स्टेजेस को, लार्वे को ये बांटों में हम रीइंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि कोई किसी नुकसान हुआ जात होगा तो उसको भी प्रगति हम आगे से लेके आएँ। तो ये हमारा सबसीक्वेंट प्लान रहेगा। जो भी लगाया हुआ चट्टान है उसके ऊपर पढ़ाई की जाएगी, और जहाँ जहाँ पे ये लागू है, जहाँ पॉसिबल है, वहाँ पे इसका पद्धति को आगे बनाएंगे। ये सरकार का पद्धति है। बिल्कुल। इन चट्टानों को जो है डॉक्टर जो बनाया कहाँ जाता है? जितना भी हार्बर हमारे जो जहाज़ लेके आ सकते हैं और लेके जाने का जो सुविधा फैसिलिटीज़ है, वो कंपाउंड के बगल में ही इसको लगाया जा सकता है, जहाँ पे अच्छा मीठा पानी और खारा पानी दोनों का सोर्सेस हो। फैब्रिकेट करें, 15-20 दिन दोनों पानी में इसका क्यूरिंग हो जाए, इसका लीचिंग पूरा कंप्लीट हो जाए,
और आसानी से इसको एक जेसीबी के द्वारा जहाज़ में लोड किया जाए। तो वो जहाज़ का जो ड्राफ्ट अच्छा होना है तो एक अच्छा सा हार्बर या जेट्टी होना है जहाँ से इसको बर्थिंग किया जा सके। उसके बाद तो ये कहीं पे भी सेल हो सकता है। तो एक अच्छा सा हार्बर या जेट्टी के नज़दीक वाला एक कॉम्पाउंड है, ग्राउंड है, जहाँ पे इसका सिविल फैब्रिकेशन किया जा सकता है। बहुत दूर होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बढ़ जाता है। खैर अब जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली हूँ वो तो खैर काफ़ी आगे की बात है, लेकिन फिर भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि इसकी अवधि जो है वो 15 से 20 साल जो है वो तकरीबन होती है। उसके बाद इस संरचना का क्या होता है? क्या वो समुद्र के अंदर अपने आप घुल जाती है? क्योंकि उसके अंदर स्टील है तो वो तो घुल नहीं सकता, तो उसके बाद क्या क्या जाता है? वो रेती में थोड़ा करके मिलीमीटर के हिसाब से थोड़ा बैठ जाता है कुछ जगहों में, ज़्यादा जगह पे नहीं है, कुछ जगह पे ऐसे बैठ जाता है समुद्र की जियोडायनामिक्स के मुताबिक। इस प्रकार से हर 5 साल में हमें थोड़ा और लोडिंग करना रहता है कि वो रीफ को थोड़ा बढ़ावा दे। कुछ ऐसे एरिया में है कि रीफ उसके ऊपर ग्रो हो जाता है, तो जो भी रीफ नीचे बैठता है उसी समान उसके ऊपर दूसरा वस्तुएं जो जीवजात हैं, मोलस्कन्स है और कॉरल्स है, वो बढ़ जाता है। तो रीफ तो वही का वही रहता है, मच्छी का उत्पादन भी वहाँ रहता है, उससे कोई नुकसान ही नहीं, लेकिन इसका जो हाइट है वो कम होते जाएगा, थोड़ा नीचे बैठेगा, तो उसको हमें और एडिशनल स्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो चलते चलते और कुछ विशेष जानकारी जो कि आप इस विषय के संदर्भ में हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, या फिर टिकाऊ मछली पालन के बारे में और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो चलते चलते आप बताना चाहते हैं? पीढ़ियों से मच्छीमार, जो समुद्र के मच्छीमार हमें मच्छी देते आ रहे हैं, एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, मच्छी खिलाते हैं, और आज एक समस्या उनके सामने है कि अगर मच्छी का प्रगति में कम, प्रोडक्शन में अगर कम होता है तो उनका डेली लाइवलीहुड में थोड़ा असुविधाएं बन रही है, उनके बाल बच्चों को पढ़ाने में और उनके आवक में रुकावट होती है। लेकिन सरकार ये मानती है कि उनका आवक 2 गुना बढ़े, और इस दिशा में ऐसा एक ही पद्धति जो है उनके सामने है। और हर गांव में मैंने करीब 750 गाँव में मैंने ये पद्धति के द्वारा विजिट किया है। सब गांव में इसका रिसेप्शन हो चुका है, क्योंकि अंदर से यह हमें मालूम पड़ता है कि मच्छी का शोषण कहीं ना कहीं बड़े बड़े जातियों में जो उनके छोटे छोटे मच्छीमारी के द्वारा नहीं मिल रहा था, उसको वापस लाने का प्रयास में उनका सहयोगिता वो लोग ने बता दिया है। तो ये टिकाऊपन वाली बात अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो कल था आज होना है और कल रहना है। और ये वस्तु में छोटे मच्छीमार को हम भूले भी नहीं कि ये हमारे अन्नदाता थे, दे वर गिविंग द फूड फॉर अस, और उनका जीवन का लाइवलीहुड का स्टेटस भी हमें बढ़ाना है। तो इस प्रकार से नेचर को भी हम कंजर्व करेंगे, फिश प्रोडक्शन को भी हम इंक्रीज करेंगे, इनका लाइवलीहुड के भी बढ़ावा देंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का इस पद्धति के ऊपर खास तौर से मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि इन लोगों ने ये तीनों को एक साथ समेत इसको सोचा है और उसको आगे बढ़ावा देने का प्रयास दिया है। मैं भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप फार्मर्स के साथ और बाकी दर्शकों को ये बात समझाएं कि आर्टिफिशियल रीफ्स के बारे में भारत सरकार और हमारी तरफ से CMFRA ICR की तरफ से हम क्या करते आ रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर जो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां विषय से संबंधित हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम के विषय में जो भी हमने बातें करी वो सभी जानकारियां आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर आप किसी और विषय में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID नोट कीजिए। हमारा ईमेल ID है vicharvimarsh08@gmail.com। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।